नमस्कार। सब लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। राजुल बहन, कौशिक भाई, सतिन भाई, ओके। तो आप सब लोग सुन रहे हैं। ओके ओके कौशिक भाई, थैंक यू। जो इसी समय मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वो सभी मित्रों का स्वागत है। तुलसी खुसरो मंच इतना प्रसिद्ध और विशाल पटल है जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के भी कई लोग यहाँ रोज वर्चुअली मिलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह पटल पर मैं भार्गवी पंड्या अहमदाबाद से आप सभी टीम मेंबर्स का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे यहाँ प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करने के लिए आदरणीय शरदकांत मिश्रा जी, बलराम सरस जी, सोनिया जी, डॉक्टर सतिन देसाई साहब, तौकीर जी, कौशिक भाई, प्रिय राजुल बहन और पटल की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। करीबन 1.5 साल से चलते ये तुलसी खुसरो मंच पर साहित्य और संगीत के साथ कई कलाकार ने शब्द और सुर के माध्यम से प्रस्तुति की है। मैं पहले कुछ हिंदी रचनाएं पढ़ूंगी, फिर हिंदी में गद्य में किया हुआ कुछ कार्य शेयर करूंगी, फिर मेरी ही कुछ अनुवादित रचनाएं और अंत में मातृभाषा गुजराती में चंद गजल और गीत। उपस्थित सभी वरिष्ठ कविगण को वंदन करते हुए पहली कविता की ओर चलते हैं। गुरुदत्त जिगीशाराज, वेलकम। शीर्षक है इंतजार। अपने पति का इंतजार करती हुई औरत की संवेदनाएं इसमें व्यक्त हुई है। एक दृश्य चित्र जैसे खड़ा होता है। बाहर हवा के झोंके से हिलती रहती है ये दरख्तों की टहनियां। बाहर हवा के झोंके से हिलती रहती है ये दरख्तों की टहनियां, जैसे इनकार करती है कि तुम मत जाओ मत जाओ। खुले हुए दरीचे से ठंड हवा कमरे में आती है, काली रात के साथ बिछा देती है सन्नाटा पूरे घर में। दरो दीवार तकती रहती है सूनी छत को। अब खिलवत की आगोश में लिपटा ये घर हल्की सांस ले रहा है और उस कोने में तुम्हारे तसव्वुर में खोकर भी अपने आप से रिश्ता जोड़ने की कोशिश में चश्मे तर मैं और ये लम्हे। आभार। हम सबकी सफर अलग अलग है। जिंदगी हमें कौन से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी हमें पता ही नहीं होता। बस चलते जाना है, कभी रुककर, कभी दौड़कर और कभी यू टर्न लेकर। हमारी लाइफ के जीपीएस में समय रास्ता दिखा रहा है और खुद की मस्ती में डूबे हुए हम क्या सोचते हैं वो इस गजल में मैंने बयां किया है। रजिया जी, वेलकम। शीर्षक है चले। चलने की ही बात है, जिंदगी में चलने की। तन्हाइयों के काफिले मुड़कर चले, तन्हाइयों के काफिले मुड़कर चले। वो कौन जो परछाई से उठकर चले। वो कौन
जो परछाई से उठकर चले। कैसे खड़े हैं लोग सीना तान के, कैसे खड़े हैं लोग सीना तान के, दर पे तेरे आए जरा झुककर चले। और शेर है कि पलकें ढली चेहरा तेरा उन्वान सा, पलकें ढली चेहरा तेरा उन्वान सा, पूरी कहानी ख्वाब में छूकर चले। पलकें ढली चेहरा तेरा उन्वान सा, पूरी कहानी ख्वाब में छूकर चले। निकल पड़े हैं ख्वाहिशों की सैर पे, निकल पड़े हैं ख्वाहिशों की सैर पे, लंबा सफर है लुत्फ जो लुटकर चले। बेफिक्री में गुजर रहा अपना सफर, बेफिक्री में गुजर रहा अपना सफर, खुद का पता हम खुद से पूछकर चले। बेफिक्री में गुजर रहा अपना सफर, खुद का पता हम खुद से पूछकर चले। तन्हाइयों के काफिले मुड़कर चले, वो कौन जो परछाई से उठकर चले। सुमन शर्मा जी, थैंक यू। वैसे तो गुजराती में ज्यादा लिखना हुआ है, कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बावजूद भाषा की ओर पहले से ही ज्यादा अनुरक्ति है। डायरी के पन्नों पे लिखे शब्द को तराशा और नई रचना सुंदर मूर्ति बनकर सामने आने लगी। गजल वैसे ज्यादा लिखी है, लेकिन कुछ काव्य और गीत का भी सर्जन हुआ, और फिर गद्य में शोध पत्र वगैरह भी लिखे हैं। हिंदी गद्य में लिखे निबंध का उल्लेख यहाँ मैं करना चाहूंगी। एक स्वस्थ समाज के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। साहित्य में सामाजिक समरसता, ये पुस्तक का शीर्षक है, और ये संपादन डॉक्टर वंदना कुशवाहा जी ने किया है। उसमें मैंने गुजराती साहित्य में सामाजिक समरसता पर लेख लिखा है। ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित समर्थ नवलकथाकार श्री पन्नालाल पटेल जी ने अपनी कथा में सेठ साहूकार, अनपढ़ गंवार लोग, कर्मकांडी ब्राह्मण जैसे सभी वर्ण के लोगों की बात लिखी। वड़ामणा ये नवलकथा में सुथार जाति की लड़की झमकू और विप्र तलाटी की बात है। मड़ेला जीव ये उपन्यास में पटेल कोम का कांजी और नाई कोम की जीवी है। वैसे ही मानवीनी भवाई नवल में राजू कालू की अंतिम दम तक की प्रणय कहानी है। पन्नालाल जी ने विरोधाभासी कोम के लोगों को पहले आमने सामने दिखाकर अंत में साथ साथ खड़ा किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि, लेखक, विवेचक श्री रघुवीर चौधरी जी अपनी मनोरथ नवल में रथ यात्रा और ताजिया दो त्योहारों को साथ रखकर दो भिन्न धर्मों के बीच एकता को सूचित किया है। ये सामाजिक समरसता का श्रेष्ठ दाखिला है। पूरे लेख में मैंने विविध उपन्यास लेकर गुजराती साहित्य में समरसता की बात की है। ज्यादा समय नहीं होने से ज्यादा समय नहीं है, तो फिर लौटते हैं काव्य के दौर में। एक गजल पेश करूंगी जिसका शीर्षक है यूं अभी। सतिन जी सुनिएगा ये गजल कि परछाइयां सब सो गई है यूं अभी, परछाइयां सब सो गई है यूं अभी, वो आसमां झुकने लगा है यूं अभी।
वो आसमां झुकने लगा है यूं अभी, जब शाम की आंखें खुली रोशन दिए। जब शाम की आंखें खुली रोशन दिए, क्यों होश वो खोने लगा है यूं अभी। खिड़की खुली छाया उजाला सामने, खिड़की खुली छाया उजाला सामने, फिर चांद भी चलने लगा है यूं अभी। और शेर है कि है मंजिलों के फासले तो दूर तक, है मंजिलों के फासले तो दूर तक, एक शख्स भी थकने लगा है यूं अभी। एक शख्स भी थकने लगा है यूं अभी। थे वक्त की आगोश में बस चंद पल, थे वक्त की आगोश में बस चंद पल, वो अलविदा कहने लगा है यूं अभी। वो अलविदा कहने लगा है यूं अभी। परछाइयां सब सो गई है यूं अभी, वो आसमां झुकने लगा है यूं अभी। कुछ बात मैं आज की नारी के बारे में भी करना चाहूंगी। आज की नारी अपना घर, बच्चे, सामाजिक जिम्मेवारियां, नौकरी और अंत में अपने आप को भी संभाल लेती है। सभी जगहों पर संतुलन बना के लोरी से लैपटॉप तक पहुंची हुई वह अंदर से मजबूत होती जा रही है। अगर धोखा होता भी है तो रो रो के जीवन बिताने से अच्छा है कि वह आगे बढ़ जाए। ऐसी मूव ऑन की बात इस काव्य में मैंने लिखी है। वैसे ये मूव ऑन की बात नारी की घरेलू जिंदगी में जो दिखी जाती है, तो ये परिवर्तन समझना सबके लिए इतना सरल नहीं है। परिवर्तन कभी एक बार भी आकर मेरी तन्हाई से पूछा होता, मालूम हो जाता मेरे जिंदा रहने का मकसद। कभी एक बार भी आकर मेरी तन्हाई से पूछा होता, मालूम हो जाता मेरे जिंदा रहने का मकसद। मुसलसल कई दिनों तक हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटती रही। मुसलसल कई दिनों तक हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटती रही। कुछ बिखरने लगा मेरे अंदर, जिंदगी जैसे बिखर कर टूट कर चूर हो गई। बिखरे हुए लम्हे को समेटकर छूने की कोशिश में लहू निकल आता है मेरे जिस्म से। बिखरे हुए लम्हे को समेटकर छूने की कोशिश में लहू निकल आता है मेरे जिस्म से। बारिश की आलम में मेरी आँखों की नमी बहुत कुछ बोलती है। बारिश के आलम में मेरी आँखों की नमी बहुत कुछ बोलती है। बीते हुए लम्हे को, वक्त को और रिश्ते को भी पीछे छोड़ अब मैं नया सूरज देखती हूँ हर सुबह। उड़ा लेते हैं पवन के ये झोंके मुझे अपने साथ। उड़ा लेते हैं पवन के ये झोंके मुझे अपने साथ। और नदी के किनारे बैठी मैं भीगी रेत में मुस्कुरा के लिखती हूँ अपना नाम और आने वाले हर लम्हे का नाम। आभार। एक नन्ही सी रचना सूरज पे। सूरज, सवेरा, सूरज की किरणें, ये सब मेरे प्रिय कल्पन है, क्योंकि मेरे पिताजी को सूरज बहुत पसंद था। दिन हुआ मुस्काता सूरज, पर्वत सोना बनता सूरज। दिन हुआ मुस्काता सूरज, पर्वत सोना
बनता सूरज, गुस्से से वो आग बबूला, गुस्से से वो आग बबूला, दोपहर जो तपता सूरज, खुद का हाथ पकड़ के देखो, खुद का हाथ पकड़ के देखो, सांझ ढले घर जाता सूरज, बैठा है वो नभ में फिर भी, बैठा है वो नभ में फिर भी, अवनी को क्यों भाता सूरज, उदय अस्त की जाल बुन के, उदय अस्त की जाल बुन के, हर पल चलता चलता सूरज, दिन हुआ मुस्काता सूरज, पर्वत सोना बनता सूरज। एक नया प्रयोग किया था मैंने 10 साल पहले। उस वक्त डॉक्टर भगवती कुमार शर्मा ने ऐसी रचना, ऐसी गज़ल लिखी थी, लेकिन द्विभाषी रचना लिखी थी उन्होंने। वैसी एक मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि जिसमें एक लाइन हिंदी और एक लाइन गुजराती है। एक लम्हा सी गुजार दी जिंदगी, सोच के तेरी इनायत, एक लम्हा सी गुजार दी जिंदगी, सोच के तेरी इनायत, झाकड़नी हो के हो परपोटानी, कोने करूँ शिकायत, झाकड़नी हो के हो परपोटानी, कोने करूँ शिकायत, हाथ ताળી દઈ ઉડી જતા રોજ સવારે આંખેથી, હાથ તાળી દઈ ઉડી જતા रोज सवारे आंखें थी, दामने शब में लिपटे हुए ख्वाबों की है ये रवायत, दामने शब में लिपटे हुए ख्वाबों की है ये रवायत, ने याद टहल्या करे भीतर आज चांदनी रात में, याद टहल्या करे भीतर आज चांदनी रात में, शफक से लिपटी मोहब्बत है या माहौल की रुमानियत, शफक से लिपटी मोहब्बत है या माहौल की रुमानियत, નથી લેશ માત્ર શંકા કે બસ આજ પ્રેમ છે, નથી લેશ માત્ર શંકા કે બસ આજ પ્રેમ છે, अपने खत की अकीदत समझो या नमाजी की आयत, अपने खत की अकीदत समझो या नमाजी की आयत, ने बारे कोठे दीवा झळहळे आज सूना रंग महल में। थैंक यू राजुलबेन। बारे कोठे दीवा झळहळे आज सूना रंग महल में, फलक पर छाई रोशनी या परछाई अपनी रूहानियत, फलक पर छाई रोशनी या परछाई अपनी रूहानियत, एक लम्हा सी गुजार दी जिंदगी, सोच के तेरी इनायत, झाकड़नी हो के हो परपोटानी, कोने करूँ शिकायत। जब भी कोई भी कवि सम्मेलन में ये रचना मैं रिसाइट करती हूँ तो बड़ा आनंद आता है। मुझे मेरी पसंदीदा रचना है। मेरे शब्द सफ़र में एक पड़ाव आया 2018 में, नेपाल काठमांडू से। कल ही शायद रेखा जी थी, रेखा यादव, वो नेपाल से ही थी। तो नेपाल काठमांडू में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया। मेरी सखी गोपाली बुच और मैंने शोध पत्र का पठन किया। सुश्री उषा उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में ये शोध पत्र लिखा गया। विषय था भारतीय भाषाओं के विकास में अनुवाद का प्रभाव। मैंने बंगाल की प्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी देवी जी की लिखित उपन्यास न हन्यते पर अपने विचार प्रकट किए। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कथा इस पुस्तक से प्रेरित है। वो सब आप सबको मालूम ही होगा। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज, ये पुस्तक में तत्कालीन भारतीय समाज, बंगाल की पृष्ठभूमि
रविंद्रनाथ टैगोर जी के गुरुपद पर एक संस्कृति का निर्माण भारतीय दर्शन शास्त्र और कविता की उत्पत्ति के साथ मैत्रेयी देवी जी के मनोजगत की बुद्धि का आलेखन करने का प्रयास है। नायिका अमृता के जीवन में यूरोपियन युवक मिर्जा यूक्लिड आता है। यहाँ दोनों के बीच की सच्चाई, संपूर्ण स्वीकार और पारदर्शिता को दिखाने की कोशिश की है। दूसरे ही साल 2019 में शांति निकेतन कोलकाता में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैंने गुजराती के समर्थ नवल कथाकार श्री ध्रुव भट्ट जी के उपन्यास तत्वमसी पर अपने विचार प्रकट किए। इस उपन्यास पर से रेवा नामक गुजराती फिल्म बनी, जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला। इस शोध पत्र में मैंने नर्मदा और उसके तट पर वन जीवन और एक पात्र की गैर से स्व तक की यात्रा की बात की है। यहाँ मानव की प्रकृति के साथ, नर्मदा के साथ और समग्र संस्कृति के साथ सहजीवन की कथा है। यहाँ कथानायक युवा मानस का प्रतीक है। सुप्रिया नामक युवती हर एक आदिवासी को मदद करती है, समझाती है। इस उपन्यास की कुछ रसप्रद बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ 60 साली नामक आदिवासी जाति का उल्लेख है, जो बहुत घने जंगल में रहते हैं। दूसरी जाति के लोगों के साथ कुछ ज्यादा व्यवहार नहीं रखते। उनका मूल वतन व्याघ्र का सितारा है, जहाँ से वो आए हैं, और वहाँ ही वापिस चले जाएंगे। व्याघ्र के सितारे का 60 साल के भ्रमण से उनका नाम 60 साली रखा गया। लेकिन लेखक ने स्पष्ट किया है कि ये वर्णन पश्चिम अफ्रीका की डोगोन नामक आदिवासी जाति से लिया है। एक और उल्लेख है जिंदा सागवान का, जो इंदिरा सीढ़ी यानी स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के बाद दिखता है। जिंदा साग का पेड़ इतना पवित्र है कि उसके इधर उधर घूमते रहते लोगों की कुटिल मानसिकता और छल कपट से भरे कार्य करने वालों को उसकी सजा मिल ही जाती है। यह गगनचुंबी साग का पेड़, जो वहाँ की मान्यता के मुताबिक स्वयं देवी पार्वती जी ने बोया था, परिक्रमावासी साधुओं को लूटने की आज्ञा स्वयं मां नर्मदा देती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि भूखा प्यासा जीने के लिए जूझता प्रवासी जब झाड़ी पार करके शहर में जाता है तो उसका अहम चूर चूर हो जाता है। यहाँ तत्वज्ञान बिना बोझ बने उपन्यास का हार्द बनता है। यह कृति मनुष्य जीवन और संस्कृति को कलात्मक रूप से व्याख्यायित करती है। पूरा शोध पत्र इधर पढ़ना मुश्किल है। मैंने ये दोनों शोध पत्र काठमांडू और कलकत्ता में हिंदी में ही प्रस्तुत किए थे। बहुत लोग अभी साथ में जुड़ गए हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। और अब मेरी कुछ रचनाएं सुनाती हूँ जो हिंदी में सुश्री नेहा पारेख जी ने अनुवादित की है। प्रथम रचना है कि जो जूही मेलो, हमने उधर वर्कशॉप की थी सुश्री उषा उपाध्याय जी ने सापुतारा में, वहाँ लिखी गई ये एक अछांदस रचना है। पूरे सापुतारा का वर्णन आपको शायद दिखाई देगा। गगन से दूर हूँ, जमी पर हूँ, फिर भी अभी अभी हाथ ऊंचा कर स्पर्श किया मैंने बादल को। गगन से दूर हूँ, जमी पर हूँ, फिर भी अभी हाथ ऊंचा कर स्पर्श किया मैंने बादल को। सर्पाकार रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते
टोच की धुंधली सफ़ेदी मुझे आकर्षित कर रही है। ऊपर की ओर जाते सांसों में ली जाती हवा सूक्ष्म बनके मुझे भी बनाती है बिल्कुल भार विहीन। रास्ते के एक ओर उमड़ आ रही हरियाली दूसरी ओर घाटी में हरित लकीर होकर पथरा जाती है। थोड़ा ऊपर नजर करूं तो अस्पष्ट श्वेत पर्दा लटक रहा है एक शिखर से दूसरे शिखर तक। जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता उसके पीछे क्या होगा वह जानने की बेहद उत्कंठा विचलित कर रही है मुझे। पहाड़ पर से बहते झरने की खलखल आवाज भिगो रही है मुझे। गोलाकार धीरी गति से शिखरगामी होते काले गीले चिकने रास्ते और साथ में चलते बादलों के समूह का श्वेत विरोधाभास कितना मोहक। गगन के बीच बादल के साथ मेरे मिलन के गवाह होंगे हवा की सरसराहट, फरफर गिरते फूरे और कान में कुछ कहकर पल भर में दूर चली जाने वाली तूफानी हवा। मुझे मिलने आते बादलों को देख धीरे से मेरी चेतना घुमड़ रही है, तेज चलती हवा में और फैल रही है। चारों ओर हरे दुर्ग जैसी अड़िग खड़ी सह्याद्री की हार माला में ध्यान मग्न में महसूस करती हूँ एकाकार होते इस आवागमन को। मेरे अंदर बादल और बादल में मैं। आभार। एक मध्याह्न पर एक रचना लिखी है कि सूरज की पहली किरण प्रकाशित करती है धरती को और अंगड़ाई लेकर उठ जाती है फिर से कई आशाएं। रोज उसी कोने में उदित होते सूरज की जिद के साथ मेरी आंखें भी हठाग्रह करती है उसी वक्त उसी क्षण उसे देखने का। आकाश की गोद में से धीरे धीरे क्षितिज पर आता सूरज सब कहते हैं वैसे नए वर्ष का सूर्योदय। पर सूरज को तो रोज नया वर्ष, वह तो बोता है रोज बेमाप ऊर्जा हरेक के जीवन में। मैं खुद में सूर्यास्त हुई आकांक्षाओं को जगाती हूँ। मैं खुद में सूर्यास्त हुई आकांक्षाओं को जगाती हूँ। यह तो प्रातःकाल का वक्त है। भीतर का सफर धीरे धीरे चलेगा मध्याह्न की ओर। भीतर का सफर धीरे धीरे चलेगा मध्याह्न की ओर। कुछ अलग अलग फ्लेवर की, कुछ अलग अलग रंग की रचनाएं पढ़ने का मैंने निश्चय किया है। तो ये कविता का जन्म कैसे होता है, ये मेरे भीतरी संवेदन है मेरी कविता के बारे में। शीर्षक है जन्म कविता का। हस्तरेखा का मेरी हथेली में होना बिल्कुल वैसे ही जैसा शब्द का सांसों में समा जाना। हस्तरेखा का मेरी हथेली में होना बिल्कुल वैसे ही जैसे शब्द का सांसों में समा जाना। विचारधारा का अविरत बहना, उसमें अचानक नोक पर उसका टपक पड़ना, कभी अंधेरी रात को कभी मध्याह्न को। शब्द का आवागमन निरंतर अविरत। शब्दों के काफिले के धोधमार प्रवाह को सहते सहते किसी को लय का तो किसी को प्रास का श्रृंगार सजाना और फिर नाम होता
किसी का गीत और किसी का गजल। शाही में से संस्मरण छलकते, साथ ही आंख के कोने भी। स्याही में से संस्मरण छलकते, साथ ही आंख के कोने भी। मेरा सृजन मेरा प्रिय, सबसे पहला भी और सबसे अंतिम भी। मेरे अस्तित्व से ही कुछ अलग होकर शब्द कागज पर उतरते रहते हैं। भीतर बिल्कुल खालीपन और बाहर सब कुछ भरा भरा, शब्द के पुष्प का जैसे इतना बड़ा गुच्छ। थैंक यू। इस कविता में चांदनी रात की बात है। एक रात पूरे आकाश के खालीपन ने मेरे अंदर प्रवेश किया। एक रात पूरे आकाश के खालीपन ने मेरे अंदर प्रवेश किया और बरामदे में ढुलक रहा चांदनी का चांदी सा प्रकाश। चांद के सामने अविरत देखते सीधे उतर गई शीतल किरणें। सुकून मिला मेरे संतप्त अस्तित्व को, सुकून मिला मेरे संतप्त अस्तित्व को। वहीं बस यूं ही ऐसे ही आंखों के कोने जरा भर आए, हाथों में हाथ डाल के चांदनी और यादें टहलते रहे बरामदे में। ए चांद तेरी यात्रा तो रात से दिन तक की। ए चांद तेरी यात्रा तो रात से दिन तक की, लेकिन मेरी यात्रा शून्यता से किंचितता की ओर। मैं खोज रही हूँ स्वयं को अपने आप में। कविता, जैसे मैंने बोला पहले भी आपको, कि कोई भी समय आ सकती है। कभी घर में, कभी बाहर, कभी खाना बनाते, कभी सोते वक्त, कभी प्रभात में। ये कविता कार में लिखी गई है। कार में सैर करते वक्त रियर व्यू मिरर को देख के मैंने ये कविता लिखी। शीर्षक है रियर व्यू मिरर। कार के विंडशील्ड पर टपकती बारिश की बूंदों को तुरंत पहुंचते हैं यंत्रवत, फिर भी लय के साथ, घूम फिर कर बार बार ये वाइपर। सपना जी नमस्कार। कार के विंडशील्ड पर टपकती बारिश की बूंदों को तुरंत पहुंचते हैं यंत्रवत, फिर भी लय के साथ, घूम फिर कर बार बार यह वाइपर। लाइफ के लॉन्ग ड्राइव पर अविरत गिरते पल, अगर कुछ ऐसे ही पहुंच जाते कोई अदृश्य वाइपर से, तो कैसा साफ सुथरा रहता अंतर्मन का आईना। लाइफ के लॉन्ग ड्राइव पर अविरत गिरते पल, अगर कुछ ऐसे ही पहुंच जाते कोई अदृश्य वाइपर से, तो कैसा साफ सुथरा रहता अंतर्मन का आईना। स्पष्ट, पारदर्शी, दाग रहित वक्त को देखे और जिए जा रही हूं मैं। ऐसा भी हो सकता है, अभी जैसे गाड़ी टर्न लेती है तो ये कविता भी टर्न लेती है, कि ऐसा भी हो सकता है कि रियर व्यू मिरर में जिंदगी का पीछे छूटता, गीच और घोंघाट से भरा हुआ दौड़ता हिस्सा मैं न भी देखूं, मेरी मर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि रियर व्यू मिरर में जिंदगी का पीछे छूटता, गीच और घोंघाट से भरा हुआ
दौड़ता हिस्सा मैं न भी देखूं, मेरी मर्जी। थैंक यू। और ये सुबह का एक और दृष्टिकोण। एक सुबह सूरज ने दूर तक दृष्टि डाली और अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ पूरा शहर। सूरज ने दूर तक दृष्टि डाली और अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ पूरा शहर। हाँफती हुई आसफाल्ट की सड़कें दौड़ने लगी। हाँफती हुई आसफाल्ट की सड़कें दौड़ने लगी। कभी कोहरे से छाए हुए आकाश की सुबह के पीछे कहीं जलती रह गई सोडियम लाइट पीली सी उदासी घुलती जा रही है चाय की कितली के धुएं में। कहीं जलती रह गई सोडियम लाइट पीली सी उदासी घुलती जा रही है चाय की कितली के धुएं में। और न्यूज़पेपर की हेडलाइन के कैक्टस। ये मुझे इतनी बार ये चुभा है कि हम कुछ, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कुछ बलात्कार की घटनाएं होती है, तो हम कितनी आसानी से न्यूज़पेपर का पेज घुमा देते हैं। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के कैक्टस आंख में चुभे बगैर ही सरक जाते हैं दूसरे पेज पर। कहीं ठिठुरती गरीबी बैठी है फुटपाथ पर भीड़ बनकर। कहीं ठिठुरती गरीबी बैठी है फुटपाथ पर भीड़ बनकर, शिक रहे हैं तपिश पर स्वयं की हस्तरेखा को। कहीं ठिठुरती गरीबी बैठी है फुटपाथ पर भीड़ बनकर, शिक रहे हैं तपिश पर स्वयं की हस्तरेखा को। हम एक नए दिन को उतार रहे हैं मैदान पर। हम एक नए दिन को उतार रहे हैं मैदान में फिर से दांव पर लगाने। सदियों के भटकाव के बाद भी, सदियों के भटकाव के बाद भी नहीं थका हुआ वक्त 7 अश्वों के रथ पर सवार होता है सूरज के साथ सवेरे। सदियों के भटकाव के बाद भी नहीं थका हुआ वक्त 7 अश्वों के रथ पर सवार होता है सूरज के साथ सवेरे। ये भी एक बहुत मेरी पसंदीदा रचना है। स्त्री को मछली के साथ मैंने कंपैरिजन किया है। गोल्डफिश, जैसे एक्वेरियम में गोल्डफिश इधर से उधर जाती है, वही कल्पन लेकर ये रचना मैंने लिखी। मछली घर में घूम रही हूँ, इस तरफ से उस तरफ, इस दीवार से उस दीवार, वापस आती हूँ अपनी मूल जगह पर। मछली घर में घूम रही हूँ, इस तरफ से उस तरफ, इस दीवार से उस दीवार, वापस आती हूँ अपनी मूल जगह पर। नहीं सुनाई देती अब नदी के बहने की आवाज़। वो अब एक्वेरियम में बंद हो गई है तो उसे कुछ नहीं सुनाई देता। नहीं सुनाई देती अब नदी के बहने की आवाज़। नहीं दिखता मुझे अब खुला अंतहीन नीला आकाश। नहीं दिखाई देती अब शाम को वापस आते पंछियों की कतार। कहाँ है हवा में लहराती वो भीगी खुशबू। बिल्कुल अलग है यहाँ तो शीशे के आर पार दिखती दुनिया। बिल्कुल अलग है यहाँ तो शीशे के आर पार दिखती दुनिया। सपने मेरे खो गए हैं, ढूंढ रही हूँ अब दूर दूर जाकर। मेरे सुनहरे रंग को निरंतर देखने वाले लोगों पर गुस्सा आता है मुझे और मैं भाग जाती हूँ दूसरी ओर।
मेरे सुनहरे रंग को निरंतर देखने वाले लोगों पर गुस्सा आता है मुझे और मैं भाग जाती हूँ दूसरी ओर। शीशे की दीवार से टकराकर वापस आती है मेरी चंचलता। कितना संकीर्ण प्रसार मेरी पहचान का, कितना संकीर्ण प्रसार मेरी पहचान का। ड्राइंग रूम के एक कोने में रखी गई मैं घर की शोभा बढ़ा रही हूँ। थैंक्स देवेंद्र भाई। ड्राइंग रूम के एक कोने में रखी गई मैं घर की शोभा बढ़ा रही हूँ। वहीं दूसरे कोने से शब्द सुनाई देते हैं, वहीं दूसरे कोने से शब्द सुनाई देते हैं कुछ, जिसे सुनकर मैं हंस पड़ती हूँ जोर जोर से खिलखिलाकर, क्योंकि उस कोने से सुनाई दे रही आवाज, क्योंकि उस कोने से सुनाई दे रही आवाज जो चर्चा कर रही थी प्रभु के मत्स्य अवतार की। थैंक यू। ये रचना मैंने खास आज के दिन के लिए लिखी है, स्पेशली लिखी है। आज पृथ्वी दिवस है, 22 अप्रैल। आज पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे है। ये कविता उसे समर्पित करती हूँ। शीर्षक है नक्शा। जैसे महासागर है, रण है, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, सो ये पृथ्वी की बात मैंने की है कि अक्षांश और रेखांश को मिलाकर समशीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बिल्कुल बीच में खड़ी एक तरफ नजर करूं तो बहुत बड़ा रण, एक तरफ नजर करूं तो बहुत बड़ा रण, दूसरी ओर बहती नदी, कहीं खड़े पर्वत तो दूर दिखाई देता शांत महासागर। मैं कहाँ से देखती हूँ ये सब? तो कहीं कहीं स्थिरता तो कहीं खलखल बहता वक्त, कहीं गहराइयों में छिपा हुआ सत्य, कहीं गहराइयों में गड़ा हुआ सत्य लेकर खड़ी हूँ मैं भूशीर पर, एकांत को आलिंगन करती जिंदगी के नक्शे पर। कहीं गहराइयों में छिपा हुआ सत्य लेकर खड़ी हूँ मैं भूशीर पर, एकांत को आलिंगन करती जिंदगी के नक्शे पर। वेलकम फाल्गुनी। स्त्री, ये एक स्त्री, एक माँ की बात है कि जो पूरा दिन घर में इधर उधर काम करके पूरी जिंदगी बस ऐसे घर में ही बिता देती है। पूरे घर का पालन पोषण करने में आखिर वो वृद्ध हो गई। पूरे घर का पालन पोषण करने में आखिर वह वृद्ध हो गई। अरमानों को फूंक फूंक कर हर सुबह उसने घर को जगाया। अरमानों को फूंक फूंक कर हर सुबह उसने घर को जगाया और फिर अपने पल्लू में समेट ली घर की इज्जत को, और फिर अपने पल्लू में समेट ली घर की इज्जत को। शब्द तो फंस चुके थे उसके रुंधे हुए गले में, उसने कभी कुछ बोला नहीं। शब्द तो फंस चुके थे उसके रुंधे हुए गले में, पनिहार की ओर जाकर खांसते हुए उसने छान लिया बचे हुए वक्त को। पनिहार की ओर जाकर खांसते हुए उसने छान लिया बचे हुए वक्त को, और धीरे से जलाया एक दीपक, और धीरे से जलाया एक दीपक। माँ
ऐसे ही घर का एक कोना रोशन करती है। ये एक और रंग है मकर संक्रांति का। उत्तरायण की बात है कि धीरे से छोड़ा मैंने नीले आकाश में और लहराता रखा हरा पतंग। मैं और दूर दिखाई देता हरा बिंदु बस एक नहीं दिखाई देने वाले धागे से जुड़े हुए हैं। मैं और दूर दिखाई देता हरा बिंदु बस एक नहीं दिखाई देने वाले धागे से जुड़े हुए हैं। साक्षी भाव से देखने का एक प्रयास। सूरज का उत्तर की ओर जाना और पतंग के हरे बिंदु का हल्की गति से सूरज की ओर जाना। आकाश को छूने के आभासी रोमांच को बरकरार रखने की उधड़-बुन में हम तीनों, मैं, हरा बिंदु और नहीं दिखने वाला धागा, अस्तित्व के उत्सव का मौन आनंद हवा की सरसराहट के साथ चलते रहा लंबे अंतराल तक। शाम ढलने आई है, हवा चली गई और साथ में वक्त भी। हरा बिंदु धुंधला दिखाई दे रहा है और मैं धागा लपेटना शुरू करती हूँ। हरा बिंदु धुंधला दिखाई दे रहा है और मैं धागा लपेटना शुरू करती हूँ। अब कुछ रचनाएं, कुछ गज़ल और एक गीत गुजराती में। સૌથી પહેલા એક ગીત। અલગ ઝલક તડકાની વાણી, અડકે વાદળ આંખે પાણી, નામ કયું છે આ મોસમનું હું તો સાવ અજાણી। અલગ ઝલક તડકાની વાણી, અડકે વાદળ આંખે પાણી, નામ કયું છે આ મોસમનું હું તો સાવ અજાણી। ને પહેલો બંધ છે કે ક્યાંક તળેટી ઝાલર સાથે આંખે આખી જાગે, ક્યાંક તળેટી ઝાલર સાથે આંખે આખી જાગે, ભીતરનું વાજિંતર કેવું સંવાદી થઈ વાગે, આંખો ચોળી સપના ઉઠે સવાર પડતી જાણી, આંખો ચોળી સપના ઉઠે સવાર પડતી જાણી। અલપ ઝલપ તડકાની વાણી, અડકે વાદળ આંખે પાણી, ને છમ લીલી ઈચ્છા ફૂટે હૈયાની પછીતે, છમ લીલી ઈચ્છા ફૂટે હૈયાની પછીતે, વનરાજીનું મૌન ડોલતું નાદ બ્રહ્મના ગીતે, વનરાજીનું મૌન ડોલતું નાદ બ્રહ્મના ગીતે, ક્યાંથી વહેતી વહેતી આવી શબ્દોની સરવાણી, ક્યાંથી વહેતી વહેતી આવી શબ્દોની સરવાણી। અલગ ઝલક તડકાની વાણી, અડકે વાદળ આંખે પાણી, ને સૂરજ વગરની સવાર ઉગે ચંદ્ર વગરની રાતો, સૂરજ વગરની સવાર ઉગે ચંદ્ર વગરની રાતો, લટકા કરતો ટોચે જઈને ઉદય અસ્તનો નાતો, લટકા કરતો ટોચે જઈને ઉદય અસ્તનો નાતો, સુસવાટાને ચીરતી આવે કોઈ અગમ એંધાણી, ને અલગ ઝલક તડકાની વાણી, અડકે વાદળ આંખે પાણી, ને શાંત વહેણની ઊંડે હલચલ, શાંત વહેણની ઊંડે હલચલ, ભેદ ભરમ પેટાળે, ફીણ ફીણ થઈ સમય ઘૂઘવે જીવતર છે હિલ્લોળે, ફીણ ફીણ થઈ સમય ઘૂઘવે જીવતર છે હિલ્લોળે, અસ્તાચળની ઝાંય કેસરી મન ભરીને માણી, અલપ ઝલપ તડકાની વાણી,
અડકે વાદળ આંખે પાણી, નામ કયું છે આ મોસમનું, હું તો સાવ અજાણી. ગુજરાતી ગઝલ સાહિત્યનો મારો પ્રિય પ્રકાર રહ્યો છે. મારો ગઝલ સંગ્રહ હવાપણાને છાંયડે 2020માં પ્રકાશિત થયો, જેની પ્રસ્તાવના અને શુભેચ્છા સંદેશ આદરણીય સુશ્રી ઉષાબેન ઉપાધ્યાય, ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના અધ્યક્ષ શ્રી વિષ્ણુભાઈ પંડ્યા, કવિશ્રી ગઝલકાર રાજેશ વ્યાસ મિસ્કિન સાહેબ અને ગઝલકાર લેખક શ્રી રહીશભાઈ મણિયારે લખ્યા છે. સૌ પ્રથમ ગઝલ જે આપની સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહી છું એ મારા મિત્ર જે અહીં ઉપસ્થિત છે ફાલ્ગુનીબેન શશાંક, એમણે એનું સ્વરાંકન કરીને ગાઈ હતી. અને બીજી અગત્યની વાત કે એનો સુંદર આસ્વાદ અહીં ઉપસ્થિત આદરણીય ડૉક્ટર સતીનભાઈએ કરાવ્યો હતો. રદીફ છે ને પછી શું શું ગયું. આંખ આંસુ વહેતું વાદળ ને પછી શું શું ગયું. આંખ આંસુ વહેતું વાદળ ને પછી શું શું ગયું. શબ્દ પાને અર્થ ઝાકળ ને પછી શું શું ગયું. છૂટતા વૃક્ષોએ જોયા ભાગતા ચહેરા હતા. છૂટતા વૃક્ષોએ જોયા ભાગતા ચહેરા હતા. યાદ ધસમસતી જ પાછળ ને પછી શું શું ગયું. ને દ્રશ્ય ખોટું કે અરીસો કોણ સાચું બોલતું. દ્રશ્ય ખોટું કે અરીસો કોણ સાચું બોલતું. ડર અજંપો વેદના છળ ને પછી શું શું ગયું. ડર અજંપો વેદના છળ ને પછી શું શું ગયું. આભાર સતીનભાઈ. ખુલતા ભેદી રહસ્યો કોઈના મૃત્યુ પછી. શેર છે કે ખુલતા ભેદી રહસ્યો કોઈના મૃત્યુ પછી. જર જણસની બંધ ભોગળ ને પછી શું શું ગયું. ને ચાલ જીવનની સમી સાંજે સમયને લણ હવે. ચાલ જીવનની સમી સાંજે સમયને લણ હવે. શ્વાસનું સુકાય છે તળ ને પછી શું શું ગયું. આંખ આંસુ વહેતું વાદળ ને પછી શું શું ગયું. શબ્દ પાને અર્થ ઝાકળ ને પછી શું શું ગયું. કેટલીક મુસલસલ ગઝલો પણ લખી. ટેરવું હથેળી દરિયો આંગળી સવાર માણસ મરણ રસ્તો ઘર જેવા કેટલાય શબ્દ લઈ મુસલસલ ગઝલ લખાઈ. એમાંથી એક આંગળીમાંથી રદીફ સાથેની ગઝલ સંભળાવું છું, જે ડૉક્ટર ફાલ્ગુની શશાંકે સુંદર રીતે સ્વરબદ્ધ કરી હતી અને મારા પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે પ્રસ્તુત પણ કરી હતી. થયા છે શબ્દ 17ના ફરે છે આંગળીમાંથી. થયા છે શબ્દ 17ના ફરે છે આંગળીમાંથી. પછી ટહુકા સુગંધી ચિતરે છે આંગળીમાંથી. ને થઈ એકત્ર ઈચ્છાઓ બનીને ટેરવે કંકુ. થઈ એકત્ર ઈચ્છાઓ બનીને ટેરવે કંકુ. તિલક સાથે જ શ્રદ્ધા નીસરે છે આંગળીમાંથી. ને ગઝલની જ વાત ગઝલમાં કે રદીફે પાલખી પકડી જવાના કાફિયા પાછળ. રદીફે પાલખી પકડી જવાના કાફિયા પાછળ. સવારી જો ગઝલની ઉતરે છે આંગળીમાંથી. ખુલાસા મૌનના લખતા ભૂસાતા સાંજના કિસ્સા. ખુલાસા મૌનના લખતા ભૂસાતા સાંજના કિસ્સા. અચાનક એક જણ આખું સરે છે આંગળીમાંથી. ગણી વેઢે એ ઘટનાઓ બદલતા રંગ ચહેરાના. ગણી વેઢે એ ઘટનાઓ બદલતા રંગ ચહેરાના.
જુઓ ત્યાં કચ્ચ લીલું છળ ખરે છે આંગળીમાંથી, ને ઉતારો મોહમાયા બંધનોની કાંચળી આખી. ઉતારો મોહમાયા બંધનોની કાંચળી આખી, પછી જીવંત પીંછું ફરફરે છે આંગળીમાંથી, ને હથેળી ચીસ પાડે, હથેળી ચીસ પાડે સ્તબ્ધ મૂગી હસ્તરેખાઓ, હથેળી ચીસ પાડે સ્તબ્ધ મૂગી હસ્તરેખાઓ, રહસ્યોના પ્રદેશો વિસ્તરે છે આંગળીમાંથી. થયા છે શબ્દ 17ના, ફરે છે આંગળીમાંથી, પછી ટહુકા સુગંધી ચીતરે છે આંગળીમાંથી. એક ગઝલ કે ચાલ જઈએ પ્રેમને પથ ઢાળ થઈને, ચાલ જઈએ પ્રેમને પથ ઢાળ થઈને, વાલ ત્યાં ઢોળાય છે વાચાળ થઈને, ને રાજવી તો છું ભલે વિક્રમ નથી હું, રાજવી તો છું ભલે વિક્રમ નથી હું, તું ન મોકલ પ્રશ્ન સૌ વેતાળ થઈને, તું ન મોકલ પ્રશ્ન સૌ વેતાળ થઈને, મન સપાટી પર નથી તરતું હવેથી. શેર છે કે મન સપાટી પર નથી તરતું હવેથી, આવ ઊંડે મળ મને પેટાળ થઈને, આવ ઊંડે મળ મને પેટાળ થઈને, ને મૌન છું ઉત્તર બરોબર આપજે તું, મૌન છું ઉત્તર બરોબર આપજે તું, શબ્દ તો અટવાય કેવા જાળ થઈને, ને કાળનો એ ખંડ છે જીવંત ભીતર, કાળનો એ ખંડ છે જીવંત ભીતર, કાલ મળશે એ ભર્યો ભૂતકાળ થઈને, ને શક્ય છે વહેતી જશે સંવેદના પણ, શક્ય છે વહેતી જશે સંવેદના પણ, શબ્દ બેઠા કાગળો પર પાળ થઈને, ને ચક્ર ફરતું જાય દિવસનું અવિરત, ચક્ર ફરતું જાય દિવસનું અવિરત, ને સમય ત્યાં ખાબકે છે કાળ થઈને, ચાલ જઈએ પ્રેમને પથ ઢાળ થઈને, વાલ ત્યાં ઢોળાય છે વાચા થઈને. આ એક આધુનિક ટચની ગઝલ છે. હાલની જિંદગીમાં આપણે બધા જ મોબાઈલ સાથે જ જીવીએ છીએ. આપણે એકબીજા સાથે વાત કરવાનું ભૂલી ગયા છીએ. આપણી ગુડ મોર્નિંગ ગુડ નાઇટ બધું જ મોબાઈલમાં. એની પર એક ગઝલ લખી છે કે દોડે હરણફાળ એ સમય, પળપળ ડૂબે ટચ સ્ક્રીનમાં, દોડે હરણફાળ એ સમય, પળપળ ડૂબે ટચ સ્ક્રીનમાં, લ્યો આંખ ખોલી ને તરત સૂરજ ઉગે ટચ સ્ક્રીનમાં, લ્યો આંખ ખુલી ને તરત સૂરજ ઉગે ટચ સ્ક્રીનમાં. સેલ્ફીની વાત છે આ શેરમાં કે છે સૌ સ્વયંના પ્રેમમાં, હર કોઈ નાર્સિસસ બન્યા, છે સૌ સ્વયંના પ્રેમમાં, હર કોઈ નાર્સિસસ બન્યા, સેલ્ફી તણા ઉન્માદમાં, ચહેરા ખુલે ટચ સ્ક્રીનમાં, સેલ્ફી તણા ઉન્માદમાં, ચહેરા ખુલે ટચ સ્ક્રીનમાં. થીજી ગયા છે મૌનમાં, સંવાદ ધીરે લુપ્ત થઈ. ઘરમાં એટલે ડ્રોઈંગ રૂમમાં બધા જ બેઠા હોય પણ કોઈ કોઈની સાથે વાત નથી કરતું હોતું. કે થીજી ગયા છે મૌનમાં, સંવાદ ધીરે લુપ્ત થઈ. આ ટેરવા લખતા રહ્યા વાતો ફૂટે ટચ સ્ક્રીનમાં, આ ટેરવા લખતા રહ્યા વાતો ફૂટે ટચ સ્ક્રીનમાં. ને હવેનો શેર ગૂગલ પર છે. કંઈ પણ ના આવડે તો ગૂગલ તો છે જ. કે આવી ઊભી હો કેટલી વિકટ સવાલોની ઝડી, આવી ઊભી હો કેટલી વિકટ સવાલોની ઝડી, પ્રગટે જવાબો જીન થઈ
હસ્તે મુખે ટચસ્ક્રીનમાં પ્રગટે જવાબો જીન થઈ. હસ્તે મુખે ટચસ્ક્રીનમાં ને ઇમોજીની વાત છે, બધા સ્માઇલીઝ જે મૂકીએ છીએ આપણે, કે આનંદ છે, એકરાર છે, આભાર છે, અવસાદ છે. આનંદ છે, એકરાર છે, આભાર છે, અવસાદ છે. આ શેર મુંબઈના કવિશ્રી હિતેનભાઈ આનંદપરાએ ચિત્રલેખામાં એમની કોલમમાં કોટ કર્યો હતો કે આનંદ છે, એકરાર છે, આભાર છે, અવસાદ છે, સંવેદનોના કેટલા રંગો ઉડે ટચસ્ક્રીનમાં. સંવેદનોના કેટલા રંગો ઉડે ટચસ્ક્રીનમાં. દોડે હરણફાળે સમય, પળપળ ડૂબે ટચસ્ક્રીનમાં. લ્યો આંખ ખોલીને તરત, સૂરજ ઉગે ટચસ્ક્રીનમાં. અને છેલ્લી ગઝલ એક હમરદીફ હમ કાફિયા ગઝલ કે પ્રતીક્ષા અધીરી થયાના ચિતારે, પ્રતીક્ષા અધીરી થયાના ચિતારે, ઢળી સાંજ આંખોના મોઘમ ઇશારે. સિતારો બનીને હસે કોણ આભે, સિતારો બનીને હસે કોણ આભે. સમેટી જીવનને સમયની મઝારે, અરજ એટલી છે નિવારો દુઃખોને. અરજ એટલી છે નિવારો દુઃખોને. એ ધીરજ ઊભી છેક સામે કિનારે, એ ધીરજ ઊભી છેક સામે કિનારે. ને મેં ટવકાય દોર્યા ને ભર્યા રંગ પાંખે. શેર છે કે મેં ટવકાય દોર્યા ભર્યા રંગ પાંખે. તું કલરવ બનીને વહે છે સવારે. અસર કોઈ ના થઈ દુઆઓ ત્રિશંકુ, અસર કોઈ ના થઈ દુઆઓ ત્રિશંકુ. હતી જીવવાની અભિપ્સા વધારે, હતી જીવવાની અભિપ્સા વધારે.